नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने आप सबसे पहले ही अनुरोध किया था, इस उम्मीद के साथ कि आप 2 बजे मेरे साथ लाइव होंगे। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मैं आप सबके सामने लाइव हुआ हूँ। हमें लगता है कि आज जिस तरह से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ अपना मुल्क नहीं, बल्कि पूरा देश, पूरा संसार, पूरा विश्व आज कोरोना जैसी महामारी से दो हाथ कर रहा है। और कहीं न कहीं से जो दुश्वारियाँ इससे पैदा हो रही हैं, वो चौतरफा मार विश्व के समुदायों पे डाल रही है। आज एक बड़ा अहम मुद्दा है, हम कोरोना से, इस बीमारी से मुक्त होने के लिए, इससे बचने के लिए, इसको खदेड़ने के लिए कमर कस के तैयार तो हैं ही, लेकिन इस कोरोना का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ने वाला है, इन सब मुद्दों पे भी हम सभी को विचार करना पड़ेगा। आज आपने देखा, आज आरबीआई के गवर्नर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, और आप अब समझ गए होंगे हमारी मंशा। हम देश की अर्थव्यवस्था पर बात करना चाह रहे हैं आपसे। मित्रों, सबसे पहली बात और एक बड़ी गुजारिश आप सभी से है, एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी बात रख रहा हूँ, वो अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं से राजनीति से ऊपर उठ के मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और आप भी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक सोच या किसी राजनीतिक दल के साथ अपने झुकाव को किनारे करके आज आपको सोचने की ज़रूरत है, तभी किसी निदान पर हम पहुंच पाएंगे। आज मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है गोल्डमैन सैक्स, जिसने अपनी एक रिपोर्ट अभी बहुत जल्दी जारी की है, और अन्य संस्थाओं की भी रिपोर्ट आ रही है कि जो हिंदुस्तान की जीडीपी है वो 1.6 टू 1.9 पे रहने वाली है। आप समझ सकते हैं 1.6 टू 1.9, ये मेरे द्वारा कहना और आपके द्वारा सुनना आसान ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो इसकी दुश्वारी होगी, जो इसके परिणाम होंगे, वो बड़े भयानक होंगे। पिछले 4 साल से लगातार हमारी जीडीपी गिरती जा रही है। एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारे दल ने भी बार बार इस बात को उठाया है, लेकिन कभी कोई इसको संजीदगी से लेता नहीं। देश के एक सजग नागरिक होने के नाते मैं सबसे अपील करूंगा कि आप देश की राजनीति या देश के सामाजिक ताने बाने या देश की अर्थव्यवस्था या देश के इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, आप हर मुद्दे पे, हर इशू पे जागरूक बनिए, क्योंकि आपकी जागरूकता ही हमारे हिंदुस्तान को तरक्की की राह पे ले जाएगा। पिछले 4 साल से गिर रही जीडीपी और विपक्षी दलों के द्वारा बार बार इस पे आवाज़ उठाना, इशारा करना, समझाना, बताना, आपको जागरूक करना, कभी भी किसी ने इसको सीरियसली लिया नहीं। और मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, हमें नहीं लगता ठीक है, मैं उनका विरोध नहीं करता, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में देश चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से उन्होंने भी इस अर्थव्यवस्था को और उनकी कैबिनेट ने कभी संजीदगी से लिया नहीं। सब आप एक उम्मीद करिए, सोचिए कि जिस एक 1.9% की जो जीडीपी की बात हो रही है, अगर हम उस हालात में पहुँचे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ कोरोना को जिम्मेदार ठहरा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये अलग बात है कि आज कोरोना की महामारी से वैश्विक स्तर पे अर्थव्यवस्था को भी, हर देश को काफ़ी चोट पहुंच रहा है। और मैं
आजकल टीवी चैनलों पे भी देख रहा हूँ, मीडिया घराने के लोग भी तटस्थ होकर बात करने को तैयार नहीं है। आज अगर वो अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हैं तो उसके साथ ये शब्द जरूर जोड़ रहे हैं कि दुनिया के अन्य देशों से बल्कि हम ठीक हैं। अभी हम G20 के देशों से हमारी व्यवस्था भी लगभग ठीक चल रही है। हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस तरह का कंपैरिजन अगर आप स्वागत योग्य समझते हैं तो पिछले 4 साल से आप सभी देशों का कंपैरिजन करते आइए, और पीछे जब आप देखेंगे तो स्थिति ये बनती है कि हम अपनी GDP को लेके पाकिस्तान जैसे देश, नेपाल जैसे देश, भूटान और बांग्लादेश, लंका जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करते हुए नजर आए। कहीं न कहीं से इसको बड़ी संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। आज देश में व्यापार बिल्कुल ठप हो गया, हमारी मजबूरी है, ठप होना ही था। इसका दूरगामी असर क्या पड़ेगा, इन सब पे हम सबको सोचना होगा। इस बीच हमारे साथ तमाम सारे साथी, हमारे परम मित्र पुणे से भाई पीयूष गर्ग जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अलंकार चक्रवर्ती जी जुड़ गए। भाई पीयूष भाई नमस्कार। अगस्त जी कैसे हैं आप? रामकृष्ण जी हमारे बड़े भाई हैं, सादर प्रणाम भैया। माजिद जाफरी जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जिस इशू पे मैं बात कर रहा हूँ, अब वक्त आ गया है, इसको संभलने की ज़रूरत है, इसको सोचने की ज़रूरत है, और हम कैसे भागीदार बनेंगे अपनी देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में। दलीय बाधाओं से ऊपर उठ के हमको इस पे भी सोचने की और सरकार को सहयोग करने की ज़रूरत है। आज देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रिजर्व बैंक ने भी थोड़ी बहुत राहत देने का प्रयास किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए उन्होंने 19,000 करोड़ रुपए की धनराशि देने की बात की है। रिवर्स रेपो रेट को भी उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, यानी कि रिवर्स रेपो रेट में जो 4% के आसपास था उसको कम करके 3.75 पे लाया है। नाबार्ड को 25,000 करोड़ और सिडबी को भी लगभग 15,000 करोड़ के आसपास की पेशकश की है। अब सोचने वाली बात मित्रों, एक कड़ी को जोड़ने की ज़रूरत है। जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस पे बहुत सचेत नहीं रहे। आप याद करिए, जब अचानक की नोटबंदी इस देश पे थोपी गई, मुझे याद है वो दौर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी लागू की और तत्काल कुछ ही दिनों बाद वो जापान दौरे पर जाते हैं, और जब लौट के आते हैं तो गोवा की एक सभा में उन्होंने अपने आँख में आंसू लेते हुए इस देश की जनता से माफ़ी मांगते हुए ये बात बोली थी, 130 करोड़ की जनता हमको कम से कम 50 दिन की मोहलत दे दे। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रधानमंत्री जी सहित अपने देश के लोगों से भी, मित्रों से भी, जागरूक युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ देने या लेने में, सहयोग करने में, दान देने में हमारे देश की जनता पीछे नहीं रहती है। हमने प्रधानमंत्री के आह्वान को स्वीकार किया और उनकी बात को स्वीकार करते हमने उनको भरपूर टाइम दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो टाइम आपने दिया था, जिस दौर में आए हैं, 9 पॉइंट से ऊपर की जो GDP थी उसको 4.5% पर लाने का जिम्मेदार कौन है, ये सोचना पड़ेगा आपको। आज GDP और रसातल में गई है और अगले 1-2 महीने में वो 1.6 या 1.9 के आसपास आने की बात की जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा। कहीं न कहीं से स्थिति बड़ा दयनीय है, चाहे नोटबंदी की बात रही हो, चाहे बेतरतीब तरीके से GST लाने की बात रही हो। लाखों करोड़ रुपए इस देश के चंद उद्योगपतियों का, आपको बता दूं, लगभग कर्ज माफ़ करने के एवरेज में लगभग 65% जो कर्ज थे उद्योगपतियों के, उस कर्जे को सरकार ने माफ़ किया। और जब किसानों की बात आई तो किसानों को लगभग 6 से 6.5% के आसपास ही हम उनके कर्ज को माफ़ कर पाए। कितनी दरियादिली इस देश के उद्योगपतियों के साथ। आज आपको पता होगा, ताज्जुब होगा, देश के 1% लोगों के पास
इस देश की 58% की आबादी के पास जो पैसा है, उतना पैसा इस महज 1% आबादी के लोगों के पास है। अगर गिनती की बात करूं तो 100 के आसपास के लोग आज देश के 57% जो लोग हैं, उनके जो धन है उनके बराबर अकेले ये लेके बैठे हुए हैं। मुझे याद है एक दौर था वैश्विक आर्थिक मंदी का, जब अमेरिका में लगभग ये 1917 के आसपास की बात है, जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी। उस समय रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बात कही थी, एक आह्वान अपने कि इस आर्थिक तंगी से निकलने का जो आखिर वो यही है कि हम जितना से जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं अपने पास से खर्च करें, बढ़ाएं। हमारे यहाँ तो सवाल ये है कि हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। हमने कौन सी मजबूत इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कौन सी ऐसी तरकीब सुझाई थी जिसमें हमारी जीडीपी भी गिर गई, बेरोजगारी भी बढ़ी। लगभग 4 करोड़, आपको बता दूं, पिछले 2 सप्ताह में लगभग 90 लाख नौकरियां गई हैं। पिछले 5 सालों में 4 करोड़ नौकरियां गई हैं। आज हम कोरोना से बचने की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से जब बच जाएंगे तो भूखे पेट कैसे ज़िंदा रहेंगे। 130 करोड़ की आबादी, 135 करोड़ की आबादी हो रही है देश में। 90% लोग इस देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। आप समझिए क्या इस देश की हालत है। इस बीच हमारे कुछ तमाम भाई जुड़े हैं, मैं आप सबका अभिवादन करूंगा। भाई शेषमणि गुप्ता जी, नमस्कार आपको गुप्ता जी। साथ ही ऋषभ जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ जी आपको भी नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमारे बड़े भाई संजय कुमार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, नमस्कार भैया। ये सारी चीज़ें आज हम सबको विचार करने की ज़रूरत है। 4.5% की जीडीपी पर हम यूं ही एक दिन में नहीं आए हैं। हमने आपको नोटबंदी के रीजन बताए, हमने आपको जीएसटी के रीजन बताए, हमने उद्योगपतियों के लाखों करोड़ माफ़ करने की बात की। आरबीआई का रिजर्व फंड लगभग अभी लेटेस्ट में 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई के जो रिजर्व फंड होते हैं, जो उसकी कमाई का एक अतिरिक्त धन होता है। हाँ, ये सही है कि वो सरकारों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो धन लगभग 4 से 5 किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। उसको एक बारगी ही रिजर्व बैंक ने सरकार को दे दिया 1,75,000 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है, राजीव बजाज एक उद्योगपति हैं, आपने नाम सुना होगा। राजीव बजाज ने अभी इस लॉकडाउन को लेते हुए 2 लोगों की बात मैं करूंगा। राजीव बजाज की, जिसने कहा कि लॉकडाउन से हम बहुत ही कमज़ोर स्थिति में जाने वाले हैं। हालांकि मैं लॉकडाउन की बुराई नहीं करता, हमारे पास उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। साथ ही साथ मैंने एक चीज़, आप इसको मार्क करिएगा और ये बहुत ही समझने वाली बात है। कनाडा के कार्ल्टन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर विवेक दहेजिया। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था, जब आरबीआई ने 1,75,000 करोड़ रुपए सरकार को ऐसे ही दे दिया, उस पर उन्होंने एक बात कही थी कि केंद्रीय बैंक अपनी कार्यकारी जो स्वायत्तता है उसको खो रही है और सरकार का लालच पूरा करने के लिए, सरकार का लालच पूरा करने का एक जरिया बन रही है। एक बहुत बड़ा दोषारोपण रिजर्व बैंक के ऊपर दहेजिया ने किया था। बहरहाल आपको क्या, हमको क्या परवाह है। मोदी जी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम भी कहते हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, हमारे नेतृत्व हैं वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने भविष्य की चिंता तो खुद की होनी चाहिए। मित्रों, हमें वो भी दौर याद है जब लगभग 5,000 करोड़ रुपए विज्ञापन के 4 साल में ही सरकार ने खर्च कर दिए थे। उतना खर्च यूपीए की 10 साल की सरकारों ने नहीं की थी। ये अर्थव्यवस्था की दुर्दशा ये एक दिन का काम नहीं है। ये कोरोना इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार एक के बाद एक लगातार कई गंदे निर्णय जो हुए
और बिना सोच समझ के हुए, बिना अपने, आपको याद होगा नोटबंदी के समय में रिजर्व बैंक से कोई सलाह नहीं लिया गया, वित्त मंत्री से कोई बात नहीं की गई, कैबिनेट सेक्रेटरी से कोई बात नहीं की गई, करते रहिए मनमानी। अगर हम 1.9 की जीडीपी पे आ गए तो आप समझ जाएंगे और पूरा देश समझ जाएगा जीडीपी होती क्या है, इसके मायने क्या हैं, इसके बनने बिगड़ने के दूरगामी परिणाम क्या हैं। बहरहाल मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जागरूक नागरिक हैं, आप सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी करिए। और एक चीज़ आपको बता दूं, अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी कोरोना से जस्ट पहले, 2-4 महीना पहले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हुए हम आगाह नहीं रहे थे। सीना ताने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करते थे। आपको पता है 30 लाख करोड़ का बजट, लगभग अभी आने वाले दिनों की बात करें तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए कैश की ज़रूरत आने वाले 2-3 महीनों में पड़ेगी। आप समझिए हम और ये देश कहाँ जा रहा है। एक बीमारी आ गई कोरोना और हम उसको ढोते हुए पीछे की बातों को भूलते चले जाएंगे। भूलने की जरूरत मित्रों, खराब का काम बिल्कुल मत करिए। और मौजूदा स्थिति में देखिए, कोरोना को आने के बाद हमारी इंडस्ट्री ठप हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो बिल्कुल बंद हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बंद है, हमारा रेल का सेक्टर हो, एयरलाइंस का सेक्टर हो, सारे के सारे धड़ाम हैं, प्राइवेट सेक्टर हो, रेस्टोरेंट का कारोबार हो, सारा का। आपको ताज्जुब होगा, स्वीडन एक देश है और स्वीडन में लॉकडाउन नहीं किया गया। स्वीडन में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हुए वहाँ के कल कारखाने सब चल रहे हैं और हमसे ज़्यादा केसेस वहाँ हैं। मैं यहाँ लॉकडाउन को दोष नहीं दे रहा, लेकिन कहीं न कहीं से सभ्यता, संस्कृति, जागरूकता में अभाव ज़रूर है, जिसमें हम ये सब जारी रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे नहीं कर पाते। लॉकडाउन करना ज़रूरी था यहाँ पे, लेकिन हमको कल अभी राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत अच्छी बात उन्होंने आह्वान की। एक पत्रकार साथी ने उनसे पूछा कि आपकी जो राय सरकार को दी जा रही है, सरकार उसको अमल करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार आपको क्रेडिट नहीं देना चाहती है, आपने सबसे पहले कोरोना से देश के लोगों को जागरूक किया, WHO ने आपकी तारीफ़ की। राहुल जी का सीधा जवाब यही था कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, सुझाव देना हमारा धर्म है, हम सुझाव देंगे और पॉजिटिव क्रिएटिविटी के साथ हम सुझाव देंगे। और वो दे रहे हैं, हम सब कार्यकर्ता दे रहे हैं। देश की आवाम प्रधानमंत्री के साथ मैं भी खड़ा हूँ, मेरा दल भी खड़ा है, पूरी आवाम खड़ी है, लेकिन कहीं न कहीं से आवाम का अहित नहीं होना चाहिए। आगे से चाहिए, अभी तो हमने राफेल डील छोड़ ही दिया था। जीडीपी घटने के तमाम कारण मित्रों हैं। आज जो अर्थव्यवस्था बदहाल है उसके तमाम सारे कारण हैं और हम एक के बाद एक पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं और कोरोना की महामारी में उसको भी किनारे लगा देंगे। मित्रों, इन सब सारी बातों पे आपको विचार करने की ज़रूरत है। डॉलर भी आज काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, 76 रुपये जो भारतीय रुपया है 76 रुपये तक पहुँच गया है। कल 58 रुपये पे आप लोग ताना मारा करते थे, आज 76 रुपये पे पहुँच गया है। विचार करने की ज़रूरत है। हम नहीं कहते कि आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जाए, किसी दल के खिलाफ जाए, लेकिन तटस्थ होकर सोचने की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात है, हम बहुत कमज़ोर स्थिति में पहुँच गए हैं और आगे की स्थितियाँ कैसे सुधरेंगी, मैं यही कहूँगा आप सब सरकार का साथ दें, सरकार के निर्देशों का पालन करें और सरकार से तो हम यही उम्मीद करेंगे कि वो बेहतर डिसीजन ले। पीछे अब तक की जितनी गलतियाँ सरकार ने की वो उससे बाहर निकले।
आपको बताऊं, अभी केजरीवाल का भी एक बयान आया था लगभग 10 दिन पहले। केजरीवाल जी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, हमें लगता है कि आने वाले 2 महीने के बाद हम कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं ये सरकार समझती है इस बात को? क्यों नहीं स्वीकार करती कि उससे गलतियां हुई हैं? क्यों नहीं वो आगे सुधार करने करती है? मित्रों, इसे आपको समझना होगा। आप सब खड़े होइए, इन सभी बातों पे विचार करिए। हम जो कह रहे हैं स्वीकार करने की बात पे नहीं कर रहा, सिर्फ आप विचार करिए। एक व्यक्ति विशेष से आज मैं अर्थव्यवस्था पे बात कर रहा हूँ। मैं अर्थव्यवस्था का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो उसकी मूलभूत जानकारियाँ हैं, जो अवेयरनेस है, वो आपके अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि बिन पैसे आपका पेट भूखा रह जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में डेली तो आ रही हैं, लोग भूखों मर रहे हैं। आप सरकार अपील कर रही है कि आप कर्मचारियों को बाहर ना निकालें, और यही सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी घटा रही है। आप कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं कि उनको अपने रोजगार से न निकालें, लोगों से कह रहे हैं कि आवास से बाहर न करें। उन सबके विपरीत हो रहा है और सड़क पे लोग भूखों मर रहे हैं, डेली रो रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों को देख के दर्द होता है। आप भी इंसान हैं, आप सभी इंसान हैं। मैं यही कहूँगा कि मोदी जी के निर्णयों पे आप लोग विचार करिए। देश कहाँ जा रहा है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप सरकार में नहीं हैं, आप सत्ता में नहीं हैं, आप शासन में नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के जागरूक नागरिक नहीं हैं। हम मीठी मीठी बातें करके नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा के पेट नहीं भर पाएंगे। राहुल गांधी जी का कहना यही तो है कि आप टेस्टिंग करिए। टेस्टिंग तो आपकी चल नहीं रही है। अब जाके किसी तरह से 16 से 18 हज़ार रुपये पर डे टेस्टिंग हो रही है। आज भी स्थिति ये है कि आप 3 लाख के आसपास टेस्टिंग कर पाएँ। 138 करोड़ की जो आबादी देश की है, उस पर आपने 3 लाख टेस्टिंग की है। और जब इसकी बात आती है, इस बात पे हम चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये मरने का आंकड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। हम मरने का आंकड़ा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चूक से आप जो सोच रहे हैं शायद वो भी हो जाए। ईश्वर न करें ऐसा हो। तेज़ी के साथ हमें टेस्टिंग पे व्यवस्था करनी चाहिए। पीपीई किट हमारे डॉक्टरों के पास है नहीं, उसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आपके जिगरी दोस्त, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, आपको इस कोरोना महामारी में सबने ठेंगा दिखाया, पूरा देश जानता है। और बात आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप की करते हैं कि फलाना के आने के बाद हमारा गौरव देश में। आपके देश का गौरव आप ही लोग हैं। आपने अपने देश के गौरव को बहुत ऊंचा किया है, हमेशा रहा है, आज भी रहा है, मोदी जी के समय में भी रहा है, आने वाले दिनों में भी रहेगा। लेकिन हमको इस चर्चा पे बहस मत लाइए कि आपके 1000 रुपये के नोट और 500 रुपये के नोट जो रद्दी पड़े नेपाल में, आज की डेट में वहाँ आपकी 2000 और 500 की करेंसी लेने से लोग इनकार करते हैं। आपको पता होना चाहिए। यही हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। जिस ट्रम्प के लिए हमने सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया गुजरात के अंदर, उसने किस तरह से धमकी दी आपने सुना। जिस चाइना में आप झूला झूल रहे थे, वहाँ से टेस्टिंग किट जो है नहीं आ पाती है, वो अमेरिका को चला जाता है। यही रिलेशनशिप हमारा है। मित्रों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, मैं कांग्रेसी हूँ, दलगत भावना से मेरा जुड़ाव है। आप उस पर मत आइए, हमेशा ठुकराइए, लेकिन तटस्थ होकर एक बार विचार करिए देश कहाँ जा रहा है और देश में क्या हो रहा है। और अगली लड़ाई हमें भी लड़नी है, आपको भी लड़नी है इस अर्थव्यवस्था को लेके। जेब में पैसे नहीं है लोगों के, गरीबी चरम पे है। हम 10 किलो आटा और 2-4 किलो गेहूं में लोगों को उलझा के रखे हुए हैं। रोजगार का सृजन हो नहीं रहा है। कौन पूछेगा ये? कब तक चुप रहेंगे हम? हमको आप कब तक गाली दीजिएगा? अपने आप को कब तक आप अपना पीठ थपथपाइएगा? इन सारी व्यवस्थाओं को आपको देखना होगा। आने वाली पीढ़ी ना हमें माफ़ करेगी, ना आपको माफ़ करेगी। बहरहाल, राहुल जी का एक संदेश है कि अभी हम सब मिल के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होकर इस कोरोना की महामारी से लड़ें
और इसकी वजह से जो दूरगामी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर किसी भी रूप में पड़ने वाला है, फिर उसकी भी लड़ाई लड़ें। और इसके बाद जब हम स्वच्छ मन से हम तमाम विकारों से जब दूर हो जाएं, तो ये ज़रूर सोचें हमारी सरकार कहाँ तक खरी उतरी या नहीं उतरी। मित्रों, इन सभी बातों के साथ मैं आज अपनी बात मैं यहीं ख़त्म करूँगा। आप सभी ने बहुत देर तक धैर्य के साथ सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खाली करिएगा।